और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ कि बिहार के रण में सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उतर गए। सबसे पहले देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सारे दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया। गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा में रैली करने पहुंचे तो देखिए मखाने की माला से उनका स्वागत हुआ। इसके बाद गदा लहराते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि इस बार भी एनडीए की हवा है। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। राजनीति के चाणक्य हमारे, हम आपका मिथिला की धरती पर मखाना से स्वागत करते हैं, पाग से स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे हनुमान जी हैं, तो उनको गदा देकर के भी हम सभी लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। राजनीति के चाणक्य हमारे, हम आपका मिथिला की धरती पर मखाना से स्वागत करते हैं, पाग से स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसके बाद देखिए अगली तस्वीर, बिहार में योगी आदित्यनाथ तूफानी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन योगी ने दरभंगा में करीब 10 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान बुलडोजर से योगी पर फूल बरसाए गए। चारों तरफ भगवा ही नजर आ रहा था। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, हाथ में उनके कमल था और अलग ही तस्वीर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन के लिए अखिलेश भी पूरा जोर लगा रहे हैं। औरंगाबाद में अखिलेश ने लालटेन उठा ली और तेजस्वी के लिए अखिलेश वोट मांग रहे हैं। एक सकारात्मक सोच का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तेजस्वी यादव, उसकी मदद करने का काम करना। बिहार में नई सोच के, नए विजन का, एक सकारात्मक सोच का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, बिहार के रण में ओवैसी भी हवा बनाने में लगे। ओवैसी ने हेलीकॉप्टर से तूफानी दौरे किए हैं और दावा ये कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनने जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री बिहार में असदुद्दीन ओवैसी बनाएंगे, ये वो दावा कर रहे हैं। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा, ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़। अब आइए आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। बिहार में बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ की सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। योगी और अखिलेश के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रघुनाथपुर पहुंचे, वहां प्रचार किया और हेमंता ने ओसामा को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं सीवान की रघुनाथपुर सीट से। वहीं तेजस्वी ने भी पहले चरण के आखिरी दिन पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक दिन में तेजस्वी ने 15 रैलियां और जनसभाएं की। वो खुद हेलीकॉप्टर से उड़े और दावा किया कि बीजेपी ने मेरे पीछे 1-2 नहीं 30 हेलीकॉप्टर लगा दिए। तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं। बिहार भैया बिहार है, हम बिहार है, बिहार भैया तेजस्वी बिहार, हम बिहार है, बिहार भैया तेजस्वी बिहार। अब की बदलेंगे बदलेंगे, अब की बदलेंगे सरकार, हम बिहार है, बिहार भैया तेजस्वी बिहार। और तेजस्वी की मुश्किलें देखिए कौन बढ़ा रहा है। तेजस्वी की मुश्किलें उनके भाई तेज प्रताप बढ़ा रहे हैं। तेज प्रताप ने ऐलान किया कि राघोपुर जहां से लड़ रहे हैं तेजस्वी, 2 जगह हेलीकॉप्टर उतरेगा। तो आज तेज प्रताप दूसरी बार भाई की सीट पर प्रचार करने पहुंच गए, यानी तेज प्रताप भी राघोपुर पहुंच गए। तेज प्रताप
वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी बिहार में बड़े बदलाव का दावा कर रही है। प्रशांत किशोर भी हवा बदलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी तूफानी प्रचार में जुटे। यादव बहुल सीटों पर मोहन यादव रैलियां कर रहे हैं। क्या वो तेजस्वी और अखिलेश के यादव कार्ड को बेअसर कर देंगे? क्या इसी मकसद के साथ मोहन यादव को उतारा गया है बिहार में? ये सारी तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद ये था कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और सभी नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, बड़े नेताओं ने, विरोधी दलों ने, सरकार के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। एमपी की में रेखा गुप्ता भी बिहार चुनाव में सक्रिय थी। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। दिल्ली की सीएम लगातार डटी हुई थी। वो छठ के अपमान को लेकर राहुल गांधी को घेर चुकी हैं। शहाबुद्दीन के गढ़ में रेखा गुप्ता पहुंची तो बुलडोजर से उनका स्वागत हुआ। का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे। जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई उसामा, औरंगजेब, बाबर जितना नहीं आ सकता। सरकार बोलेगी पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम। बिहार के रण में पहले चरण का शोर थम गया, लेकिन उससे पहले खूब चला दावों और वादों का जोर। हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने तो अपने सारे सीएम बिहार के प्रचार में उतार दिए। चुनाव के आखिरी दिन दरभंगा से लखीसराय तक योगी और उनका बुलडोजर गरजा, तो शहाबुद्दीन के गढ़ में हिमंता ने भरी हुंकार। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और ओसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी के सारे सीएम और दिग्गज मंत्री उतारे तो विपक्ष ने भी पूरा दम लगा दिया है। ओवैसी से लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप ने भी हवा बनाने के लिए हवाई प्रचार किया और दावा कर दिया अब बिहार में बदलाव होने वाला है। हम एक हेलीकॉप्टर से घूमे, उनमें से 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को जो है ट्रैक्टर बना दिया। देखिए जरा, बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। उनकी सबसे ज्यादा रैलियां हुई आरजेडी के गढ़ में। योगी की रैली, जगह जगह बुलडोजर से उनका स्वागत हो रहा है और योगी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पहले चरण में योगी ने 12 से ज्यादा रैलियां की। दूसरे चरण में उनका प्रचार और तूफानी होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। अगला नाम देखिए किसका है, हिमंता बिस्वा शर्मा का। असम के सीएम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है और पहले चरण के आखिरी दिन भी हिमंता खूब बरसे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में रैली की और कहा कि छोटा उसामा देश के लिए खतरा है। जनता अपराधी और आतंकी सोच को जड़ से खत्म करे। मुस्लिम बहुल सीटों पर हिमंता की भारी डिमांड है। अगला नाम है बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक मोहन यादव का। यादव बहुल सीटों पर एमपी के सीएम तूफानी प्रचार कर रहे हैं और मोहन यादव ने पटना में रैली और रोड शो भी किया है। बिहार चुनाव में बीजेपी का यादव कार्ड माना जा रहा है इसे, जो लालू तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर असर डालेगा। मोहन यादव बिहार में करीब 10 रैलियां कर चुके हैं और इतनी ही रैलियां वो और करने वाले हैं अगले फेज के लिए भी।
अगला नाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। बिहार के में तूफानी प्रचार वो भी कर रही हैं। चुनाव प्रचार में वो बीजेपी की बड़ी महिला चेहरा भी हैं। छठ और महिलाओं के अपमान पर विपक्ष को घेरती हैं। रेखा के बयान पर आक्रामक प्रचार खूब सुर्खियों में है। योगी की तरह उनका भी बुलडोजर से स्वागत हो रहा है। अगला नाम है देवेंद्र फडणवीस का। फडणवीस भी बिहार के चुनाव में खासे सक्रिय हैं। देवेंद्र फडणवीस बेगूसराय से दरभंगा तक रैलियां कर चुके हैं। वो कहते हैं बिहार और बिहारियों से उनका बहुत खास नाता है। फडणवीस बिहार में 7 से 8 और रैलियां कर सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बीजेपी ने अपनी सारी पावर बैटरीज लगा दी हैं। सारे बड़े मुख्यमंत्री चेहरे लगा दिए हैं चुनाव जिताने और जीतने के लिए। सुनिए जरा वो सीएम क्या कह रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री राजेश कुमार सिंह इस विधानसभा को फिर से एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है। ये जो छोटे उसामा आपका सामने है, ये छोटे उसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और उसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। नहीं टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में एनडीए और फिर नीतीश कुमार। लोगों से केवल एनडीए सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार दिल्ली में बनी और या फिर एनडीए सरकार नीतीश कुमार की। बिहार का विकास केवल और केवल एनडीए सरकार के राज में ही संभव है। ये जो पंजे वाले हैं, ये जो लालटेन वाले हैं, इन्होंने हमेशा बिहार को लूटा और जनता को हमेशा तकलीफ में ही छोड़ दिया। इसलिए बिहार की जनता उनकी ना किसी बातों में आने वाली है, ना किसी झांसे में। अब आपको बताऊं, सारे मुख्यमंत्रियों को आपने सुना, लेकिन बिहार में एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा में। वो सीट है अनंत सिंह की सीट, मोकामा सीट। मतदान से 4 दिन पहले बाहुबली अनंत सिंह जेल पहुंच गए तो मोर्चा संभाल लिया केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी और यह तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी कि लल्लन सिंह ने अनंत के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकाला। यह तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, लेकिन यह तस्वीर चुनाव आयोग ने देखी तो चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। प्रचार के दौरान लल्लन सिंह का एक बयान भारी पड़ गया उन्हें। लल्लन सिंह कल प्रचार कर रहे थे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उस प्रचार के दौरान लल्लन सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो पर एफआईआर दर्ज हो गई, जिस वीडियो में लल्लन सिंह कह रहे हैं कि आखिर कुछ नेता हैं जिन्हें घर से नहीं निकलने देना है। सुनिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ तोड़ जो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में। अब देखिए, लल्लन सिंह के इस बयान पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई। बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लल्लन ने मोर्चा संभाला था और मोकामा में अनंत सिंह के प्रचार में बाकायदा लाव लश्कर के साथ पहुंचे। इसी दौरान लल्लन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जो मैंने आपको सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ नेता हैं जिन्हें चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर में बंद कर दीजिएगा, हाथ पैर जोड़े तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट कीजिए और फिर घर में बिठा दीजिएगा। आरजेडी ने लल्लन सिंह के इस वीडियो को शेयर किया, गरीबों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया और जेडीयू ने इन आरोपों को गलत बताया। पार्टी ने इसे एडिटेड वीडियो बताया। चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा इस पर। दूसरी तरफ इस सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे। लल्लन सिंह के साथ डिप्टी सीएम के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है
रोड शो, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी गाड़ियों के काफिले की, बिना परमिशन और परमिशन से अधिक गाड़ियां रोड शो में शामिल होने का आरोप है। चुनाव आयोग के आयोजकों के खिलाफ चुनाव आयोग ने केस दर्ज किया है। बगैर अनुमति वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। ललन सिंह ने सोमवार को उनके प्रचार की कमान संभाली और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। दोनों प्रमुख नेता खुली जीप में सवार होकर रोड शो कर रहे थे। पंडारक से मोकामा तक ये 30 किलोमीटर का रोड शो था और रोड शो के दौरान सिर्फ 10 गाड़ियों के इस्तेमाल की परमिशन होती है। 10 से ज्यादा गाड़ियां रोड शो में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन दोनों के काफिले में करीब 50 से ज्यादा गाड़ियां होने का दावा किया गया। इस मामले में विपक्षी पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। ललन सिंह बोले हैं कि गरीबों को हाथ पैर बांध करके घर में बंद कर दो ताकि वो आरजेडी को वोट ना दे। जो आरजेडी को वोट ना दे उसको बंद करके रखो। गरीबों को, दलितों को, जो बैक बेंचर्स हैं सोसाइटी के, उनको ये लोग बंद करके रखते थे और अपने वोट ये लोग डालते थे और बदनाम किए लालू जी के राज को। विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई। राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए। हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को। वो आप सबने देखा। हमने कंप्लेन भी किया चुनाव आयोग को। ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा कि हुजूर ये कौन सा जंगल राज है? ये तो व्यक्ति आपके साथ कैबिनेट में है, कैबिनेट में है और आप चुप हैं, घिग्गी बन जाते। मोदी जी ललन सिंह जी को अपने साथ रोड शो में पटना में लेकर के घुमा रहे थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही सुशासन है जिसका ढिंडोरा आप पीट रहे थे कि लोकतंत्र में एक केंद्रीय मंत्री ये कहेगा कि गरीबों को वोट न देने दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए? ये बहुत शर्मनाक है और यही असली जंगल राज है जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है। कम से कम जो भारत सरकार में मंत्री हो, जो मुख्यमंत्री हो, जो प्रधानमंत्री हो, उसको भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह के पद पर नहीं रखना चाहिए। और आपको याद होगा मोकामा में जिस दिन बाहुबली दुलारचंद की हत्या हुई थी, उसके अगले दिन रवि किशन जो बीजेपी के सांसद हैं, भोजपुरी स्टार, गोरखपुर से सांसद हैं, वो चर्चा में आ गए। धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, बिहार में डटे हुए हैं, विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। लेकिन रवि किशन ने रैली में क्या कुछ ऐसा बोला जिसके बाद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। एक शख्स ने यादवों के अपमान का आरोप लगाकर रवि किशन को मारने की, हत्या करने की चेतावनी दी। उस शख्स को योगी की पुलिस ने उठा लिया है। जरा यो पहले धमकी देखिए, सुनिए रवि किशन को जो दी गई, फिर आपको सुनवाऊंगा, मिलवाऊंगा उस शख्स से जिसने रवि की हत्या की धमकी दी। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? गोरखपुर में? समझा दो कि इंसानियत के नाम। आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? बाढ़ आई थी, जवनिया बिहार। हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं। उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को धमकीबाज को आपने सुन लिया। योगी की पुलिस ने रवि किशन को धमकी देने वाले को धर दबोचा है। आरोपी अजय यादव की गिरफ्तारी गोरखपुर पुलिस ने पंजाब से की है। यही वो शख्स है, अजय यादव इसका नाम है। अब पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी है।
तो आइए देखिए है कौन ये। रवि किशन को धमकी वाला शिकंजे में है। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी दी इसने और इसकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया। आरोपी ने रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी की पहचान अजय कुमार यादव के रूप में हुई है। लुधियाना के फतेहगढ़ इलाके में रहता है आरोपी और इसने रवि किशन के निजी सचिव को कॉल किया था। यादव के अपमान को लेकर आरोपी ने गाली गलौज की, साथ ही बिहार दौरे पर रवि किशन पर हमले की धमकी दी। आरोपी ने खुद को बिहार के आरा का रहने वाला बताया था। शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी पर बीएनएस की धारा 352, 351, 3 और 302 लगाई गई। आरोपी ने नशे में गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। कहा मैं तो नशे में था इसलिए फोन करके गाली गलौज कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि वो कपड़ा धोने का काम करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कभी बिहार गया ही नहीं। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है। अब इस धमकी के पीछे कोई और शामिल नहीं, कोई और साजिश तो नहीं है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि आरोपी पकड़े जाने के बाद माफी मांगने लगा। पुलिस के आगे आरोपी गिड़गिड़ाने लगा। रवि किशन ने कहा था ऐसी धमकियों से वो डरते नहीं। धमकी के बावजूद रवि किशन ने बिहार में प्रचार किया था। अब रवि किशन को पता चला कि धमकीबाज गिरफ्तार हो गया है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करने लगे। सुनिए जरा, और इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया। आज भी नौतन में हम गए थे, हमारी 20-25 हजार की बहुत बड़ी सभा थी, उसमें लोग घुस गए थे। उन लोगों ने अटैक का प्रयास किया था, लेकिन वो विजुअल मंगा के आप दिखाइएगा जरूर। श्री नारायण प्रसाद वहां के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा। नहीं है सरकार तो ये अटैक है कि हमारा खोपड़िया पे गोली मरी है तो केहू कहता कि 47 उतार देंगे, क्योंकि तो ये सारे शब्द, ये भाषा, इससे बिहार अब नहीं डरने वाला है। एक पकड़ा गया है, एक तो गोरखपुर यूपी पुलिस को धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जी को, तुरंत 2 दिन में एक पकड़ा गया है। एक और भी आज जो कल फोन किया उसको भी खोजा जा रहा है। पुलिस को कमजोर ना समझें, यूपी पुलिस एकदम अद्भुत काम करती है, 25 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की पुलिस, भारत की पुलिस प्रशासन पे हमको पूरा। योगी का धन्यवाद सिर्फ रवि किशन नहीं कर रहे हैं। बिहार में योगी जहां जा रहे हैं बुलडोजर और फूलों से उनका स्वागत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का बिहार में बहुत क्रेज है। लोग उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी झलक देखने के लिए, मोबाइल में उनकी तस्वीर उतारने के लिए भीड़ जुटती है। यूपी के सीएम योगी बिहार में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। बिहार चुनाव में भी योगी और अखिलेश के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है पिछले कई दिनों से। तो आइए अब आपको बताऊं, बिहार में योगी एनडीए के लिए तूफानी प्रचार में जुटे। दरभंगा में 10 किलोमीटर का रोड शो किया। लोग फूल बरसाते, बुलडोजर बाबा के नारे लगाते रहे। रोड शो में योगी ने 260 बार जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने करीब 70 बार मां जानकी का जयकारा लगाया। इसके बाद योगी अखिलेश और तेजस्वी पर जमकर बरसे। कहा जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता बार बार खारिज कर चुकी है, वो बिहार में आकर कहते हैं कि नाम बदलने जा रहे हैं। हम सिर्फ नाम नहीं, यूपी की पहचान बदल रहे हैं। योगी ने कहा वो माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं और हम माफिया को रौंदने वाला बुलडोजर चलाते हैं और उनकी अवैध संपत्ति गरीबों में बांटी जाती है। यूपी का बुलडोजर न डरने वाला है न रुकने वाला है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग गुंडों को संरक्षण देते हैं, लेकिन अब बिहार में भी माफिया पर बुलडोजर चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सामने आए। अखिलेश यादव तेजस्वी के लिए खुलकर प्रचार में लगे हैं। शहाबुद्दीन के गढ़ से छपरा तक वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लालटेन हमारा बहुत पुराना साथी है। खुद आज लालटेन उठा लिया। बिहार में प्रचार करते हुए योगी पर हमला किया। कहा हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम को बंदरों से बहुत प्रेम है। हम कोई बात कह देते हैं तो वो हनुमान है। मोबाइल के दौर में कोई भूलने वाला सीएम बनाओगे किसी को? यूपी में नाम ही नहीं है, पोस्टमार्टम भी बदल दी जाती है। बीजेपी राज का मतलब है भ्रष्टाचार का भंडार बन गया है। ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार का नेटवर्क है और इनके नेटवर्क को बिहार यूपी से हटाने की तैयारी है। अवध के बाद अब इनकी मगध में भी हार की बारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बिहार केरल में कैसे योगी और अखिलेश एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। सुनिए। एक नेता आकर के यहां पर
एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए लागू की थी, हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के इनके साथी वहां पर होंगे। पूरे देश की सबसे अच्छी व्यवस्था, खाने से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, बिल्डिंग और सब इंतजाम किया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं घटना होती थी, खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो जाए, और अगर बात बढ़ जाए, अगर कोई फोन मिलाता था तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी पीड़ित का। बिहार केरल में योगी और अखिलेश आमने सामने, तो ओवैसी और तेजस्वी भी एक दूसरे पर खुलकर तीर चला रहे हैं। अब देखिए जरा, ओवैसी की पार्टी के नेता, जिनका बयान मैंने कल आपको सुनवाया था, ओवैसी की पार्टी के नेता तौसीफ ने तेजस्वी की आंख निकालने तक की धमकी दे दी है। अब सोचिए जरा, ये जो लड़ाई है, बिहार में मुस्लिम वोटर जो है वो ओवैसी और तेजस्वी को वोट देगा, एक दूसरे की आंख निकालने और दहशतगर्द कहने तक की नौबत आ जाए तो क्या स्थिति होगी? पहले जरा नेता को सुनिए। अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हो रहा हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम नाइन फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं तो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम है। मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। ओवैसी ने दरअसल सीमांचल में ताकत झोंक रखी है। ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो तेजस्वी है। किशनगंज की रैली में ओवैसी ने हमला किया। तेजस्वी चरमपंथी, कट्टरपंथी, दहशतगर्द बता रहे हैं। बाबू तुम जरा अंग्रेजी में चरमपंथी लिखकर दिखाओ। ओवैसी के उम्मीदवार तौसीफ आलम ने विवादित बयान दिया। तौसीफ आलम ने तेजस्वी की उंगली काटने की धमकी दी। आंख दिखाओगे तो आंख फोड़ दूंगा जैसी धमकी दी। ओवैसी को उंगली दिखाएगा तो उंगली काट दूंगा। बिहार के बहादुरगंज विधानसभा सीट से तौसीफ उम्मीदवार हैं और तेजस्वी यादव ने कहा, तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में ओवैसी पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी से पूछा गया था कि ओवैसी के साथ कोई आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इस सवाल पर तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी बता दिया था। दरअसल ओवैसी ने महागठबंधन से जुड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन तेजस्वी की तरफ से महागठबंधन को हरी झंडी नहीं मिली। आज मैं खुद पटना में ग्राउंड जीरो पर गया, खासतौर से मुसलमानों के बीच गया और यह जानने की कोशिश की कि बिहार का मुसलमान तेजस्वी के साथ है या ओवैसी के साथ है, या जो डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया मुस्लिम कैंडिडेट उस पर उनकी नाराजगी भी है क्या। जरा सुनिए बिहार का मुसलमान क्या कह रहा है और किसको वोट दे रहा है। का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली। हर शहर हर गली। हर शहर हर गली मतलब पूरे शहर में जाते हैं, ये टाइटल है। टाइटल आपका? हाँ, टाइटल है मोहम्मद अरशद अली, हर शहर हर गली। और मुसलमान किसको वोट दे रहा है? देखिए, मुसलमान की बात मत कीजिए, संविधान की बात कीजिए। संविधान किसको वोट दे रहा है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, तेजस्वी या ओवैसी? पहला तो ये है कि तेजस्वी बिहारी है और बिहारी होने के नाता एक बिहारी का दायित्व बनता है कि हम उसके हाथ को मजबूत करें। सारे बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। एक हैदराबादी है, ठीक है, तो भी इंडिया में है, नहीं मिलेगा वोट। नहीं, उसको जहाँ खड़ा उसको लोग उसको वोट दे रहा है, उसको कोई परहेज थोड़ी है। मुसलमान नहीं दे रहा वोट, दे रहा है तेजस्वी को। तेजस्वी जहाँ है वहाँ तेजस्वी को हम वोट दे रहे हैं।
तो आप ये कह रहे हैं जहाँ ओवैसी खड़ा होगा वहाँ ओवैसी को मुसलमान वोट देगा, और जहाँ ओवैसी तेजस्वी दोनों खड़े हैं वहाँ दोनों को वोट पड़ेगा। मतलब वोट कटेगा मुसलमानों को? वोट कटेगा नहीं। देखिए कहा है इन लोगों ने कि बटोगे तो कटोगे, मुसलमान बटता नहीं है। मुसलमान के पास बड़ी विवेक है। मुसलमान खाली पंचर नहीं बनाता है, लॉन्चर भी तो बनाता है। लॉन्चर हमने ही ने बनाया भारत में, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। उसको पूरी दुनिया करती है सलाम। हम पंचर थोड़ी खाली बनाते हैं, ये भाजपा वाले हम लोग का नाम रख दिया पंचड़वा को। तेजस्वी ओवैसी को बोले चरमपंथी। हाँ, मालूम है मेरे ये। तो ओवैसी ने कहा मैं दहशतगर्द कैसे हूँ, मैं तो दाढ़ी टोपी वाला हूँ। तेजस्वी बच्चा है, उनका भी सियासत में दूध का दांत सही से नहीं टूटा है। यानी कि ओवैसी को गाली देने का मतलब है कि पूरे भारत के मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपने गाली दिया। तो वैसे सारे मुसलमानों के ठेकेदार हैं, संविधान के ठेकेदार हैं, संविधान पे चल रहे हैं। आप कह रहे तेजस्वी ने ओवैसी कुछ कहा तो सारे मुसलमानों को गाली दी। गाली है, जो राइट है, राइट उसको राइट हम बात बोले हैं। गाली है ये। चरमपंथी तो मोदी भी बोलते हैं, चरमपंथी तो योगी भी बोलते हैं। तो तेजस्वी को आप बच्चा कह रहे हो, कह रहे हैं वोट भी बच्चे को ही देंगे। हाँ, बच्चा माफ कर दिया। से घोड़े के अंदर में नकेल होता है तो नकेल डालने वाला मुसलमान है, ये समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। ये बताइए ओवैसी रहेंगे जाएंगे वापस? खिलाफ है तो खिलाफ रहने दो, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हैदराबाद थोड़ी है, किसी के बाप का बिहार थोड़ी है, किसी के बाप का मध्य प्रदेश थोड़ी है। सारे भारतीयों का सब स्टेट है। क्या नाम आपका? बिहारी बिल्लू भाई। बिल्लू भाई क्या करते हैं आप? हम छोटा मोटा काज करता है देश के लिए। क्या माहौल इस बार चुनाव का यहाँ? चुनाव वही है, सियासत में अमलदारी जो पहले थी वो अब भी है, वही लहंगा वही साड़ी जो पहले थी वो अब भी है। जिसका जितना जितना सीट था वही में डिफरेंस होगा। 5 सीट आगे पीछे दाया बाया हो सकता है, बाकी जो जहां है वही है। इलेक्शन जब होता है तो मुसलमाने आ जाता है तो 17% मुसलमान है। परसेंट से क्या होता है जी? परसेंट रहता तो परसेंट के हिसाब से सीएम होता है मुसलमान। यार डिप्टी सीएम तो बोलिए नहीं रहा, सीएम के फेरा में यार। तेजस्वी तो कह रहे डिप्टी सीएम बनेगा। वो बोलना रहते ना तो पहले बोल देते, अब तो वो आतंकवादी कह रहे हैं जिसको तिसको। वो वैसे आए तो जलन हो रहा है। अरे आप लोग मुसलमान को नेता कभी बनाया है? अगर बनाते तो वो वैसे आता है यहाँ। ओवैसी कह रहा है क्या अब्दुल केवल दरी बिछाएगा? 14% यादव सीएम, 2% डिप्टी सीएम, 18% क्या करेगा? वो दरी बिछाएगा, सबका सेवा करेगा। हम लोग देश का सेवा करते हैं, हम ही लोग को आतंकवादी लोग बोलते हैं। जहाँ जहाँ मुसीबत होता है मुसलमान, हम लोग का किताब में है कि जिस मुल्क में रहो वफादारी ईमानदारी के साथ रहो, अब वक्त पड़े तो देश के लिए बेटा को भी कुर्बान कर दो। हम लोग उस जमात से आते हैं, हम लोग को फैसला भी ये लोग करेगा। इससे आप बहुत आहत हैं क्या कि जो है डिप्टी सीएम बना दिया? अरे डिप्टी सीएम कोई पोस्ट है जी? अरे हमने रख दिया कि मुसलमानों के लिए कि इतने लोग चना है तो एक को मुसलमान का भी चना हो जाए, यही ना मामला है। बताइए मुसलमान तेजस्वी के साथ ओवैसी के साथ? देखिए यहाँ अभी जो मामला है, यहाँ का जनता देखिए हर जगह अलग अलग सीट लड़ रहा है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मुसलमान को जो अच्छा कैंडिडेट लगे उसी को वोट देना है, या हारे या जीते। ये कोई नहीं 17% कहा जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच खसोट कर ले उड़े अवाब, सर बचाए भी शराफत में जाएगा। हम लोग का सर का कुर्बानी लेना चाह रहा है सब। हम लोग कुर्बानी से हम लोग पैदे हुए। आप तो है ही MY वाला तो है ही ना फैक्टर। MY का मतलब मेरा भी होता है, मालूम है ना आपको? जो हम बोले वही सुनो। तुमको बोले दरी बिछा तो दरी बिछाओ। MY मेरा भी होता है। MY यादव मुसलमान वो तो था लालू जी के राज में, अभी नहीं है। अब वो सब वही रहते तो नीतीश कुमार पैदा हो जाते हैं। यहाँ मुसलमान तेजस्वी के साथ है या ओवैसी के साथ है? यहाँ तेजस्वी के साथ है। और ओवैसी? ओवैसी के कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ। जहाँ कैंडिडेट है वहाँ? हाँ तो वहाँ ओवैसी के साथ है। वहाँ तेजस्वी के साथ नहीं है? नहीं, ओवैसी के साथ। क्या नाम आपका? मसरूर आलम। मसरूर जी क्या करते हैं आप?
पेंटिंग करते हैं। काम धंधा कैसे चल रहा, पहले से बेहतर हुआ है कि हल्का है? ठीक है, बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। चुनाव का क्या माहौल बिहार में? बिहार का माहौल क्या नाम है, तेजस्वी है। तेजस्वी जी। और बाकी प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर वो भी ठीक है। हवा है यहाँ उसकी? हवा तो तेजस्वी की है। और एक और दाढ़ी वाले मौलाना है हैदराबाद से, वो तो कहीं कहीं है, पूरी जगह तो है नहीं, पूरे बिहार में कुछ जगह पे है। उनका माहौल है यहाँ? यहाँ तो माहौल ऐसा है। अब देखिए जरा, बिहार में जंग दो भाइयों के बीच है। उधर तेजस्वी ओवैसी भिड़े, इधर तेज प्रताप और तेजस्वी भिड़े। तेजस्वी को हराने के लिए तेज प्रताप उतर गए मैदान में। तेजस्वी के गढ़ में तेज प्रताप ने फिर हुंकार भरी और लाठी चलाते हुए ऐलान किया कि वो तेजस्वी का खेल बिगाड़ कर ही दम लेंगे। जनता जाने बाबूजी हमको आशीर्वाद बाबूजी हमको आशीर्वाद यही जगह पर है आपका बाबूजी, साधु जी के जय जय रहो। तो लगातार दूसरे दिन तेज प्रताप का राघोपुर में प्रचार हुआ। छोटे भाई तेजस्वी की सीट पर तेज प्रताप ने प्रचार किया। तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी को महुआ नहीं जाना चाहिए था। तेजस्वी ने महुआ में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था और सोचिए उसी महुआ से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं छोटे भाई को मेरी सीट पर नहीं जाना चाहिए था। वो एक बार राघोपुर गया, हमने 2 बार हेलीकॉप्टर उतार दिया। तेज प्रताप तेजस्वी की राजनीतिक जंग अब महाभारत बन गई है। तेज प्रताप ने कहा रणभूमि में परिवार नहीं शत्रु होता है। लालू के बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप ने खुद को कृष्ण बताया, तेजस्वी को जयचंद की संगत में रहने वाला बता दिया और तेल पिलावन लाठी गाड़कर असली यादव होने का संदेश दिया है। कल भी तेज प्रताप ने तेजस्वी पर राघोपुर में हमला बोला था। तेज प्रताप ने तेजस्वी को बहरूपिया तक बता दिया था। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा यहां के विधायक ने कुछ नहीं किया है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों की सीट पर पहले चरण में ही वोटिंग होने वाली है। सुनिए जरा कैसे बिहार के चुनाव को महाभारत से जोड़ दिया। धर्म का स्थापना करना है, धर्म जो है गलत लोगों के हाथ में चला गया है। तो धर्म का स्थापना करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया है राघोपुर में। तीर तो चलेगा ही, मान के ही चला है। अब कृष्ण का जो बात नहीं मानेगा उसको तो घच्चा में गिरना ही है। कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बारूपिया जयचंदों के चक्कर में रहेगा तो घच्चा में गिरेगा ही। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी का खेल बिगाड़ने तेज प्रताप उतरे हैं। तेजस्वी का साथ देने उतर गए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल। छपरा में प्रचार के आखिरी दिन खेसारी ने पूरा जोर लगा दिया। खेसारी की बड़ी परीक्षा है। भोजपुरी गायक खेसारी की सीट पर प्रचार खत्म हो गया। पहले चरण में छपरा में खेसारी के भाग्य का फैसला होगा। खेसारी लाल यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से, और इस सीट पर दोनों ही तरफ से जोरदार प्रचार हुआ। लगभग सभी दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। खेसारी के चुनाव मैदान में होने से छपरा की सीट हॉट सीट बन गई। खेसारी ने भोजपुरी में अश्लील गाने को लेकर सफाई दी। इसके लिए खेसारी ने अजीबोगरीब तर्क भी दिया। उन्होंने कहा दूसरे भोजपुरी स्टार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जब उनके अश्लील गाने हिट हो गए तो मुझे भी गाना पड़ा, खेसारी ये कह रहे हैं। खेसारी लाल ने अपनी लड़ाई को कैसे भोजपुरी के अपमान से जोड़ा है वो सुनिए। नचनिया कहा गया आपको सम्राट चौधरी के द्वारा। ऊपर से आपके बड़े भाई जिनको आप कहते हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहा, वो तो फेक ऑडियो था। ये पूरी दुनिया जान गई कि उन्होंने खुद से बोला है। उसको भी झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं कि एआई था। बट ठीक है, सम्राट भैया के लिए क्या बोल सकता हूँ बताइए। वो मुझे छोटा भाई भी बोल सकते थे। जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वैसे तो उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत तो उन्होंने ही की है, बट उसके बावजूद भी वो कलाकार कैसे हो गए और मैं नचनिया कैसे हो गया, तो बट ठीक है। साथ ही आप उनको बड़ा भाई भी बोलते हैं, वो आपको यदमुल्ला बोल रहे हैं। मैं अपने शब्दों के हिसाब से उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता। मेरा यहाँ विषय मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है। बिहार को विकास चाहिए। भाई आप विकास की बात करो ना। आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आप पे पर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था। ये गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जब
कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया। हमेशा कहते हैं जंगल राज की बातें, तो 20 साल से ये बिहार आपके हाथ में है। मेरे हाथ में कोई चीज़ थी, मैंने खराब कर दी मान लीजिए, बट जब आपके हाथ में आई तो उसमें आपने क्या बेहतर किया वो तो बताओगे ना, दुनिया को तो बता, वही तो चाहिए दुनिया को, जो आपने क्या बेहतर किया। तो खेसारी लाल को आप सुन रहे थे। शुरू में मैंने आपको सुनवाया असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी पर बिहार की जनता क्या कहती है। मैंने बिहार में कुछ और लोगों से भी बात की, ग्राउंड पर जाकर लोगों से जानना चाहा, लोग मोदी नीतीश के साथ हैं, नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में, या फिर लोग अब बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं, या एक तीसरा विकल्प भी है प्रशांत किशोर के तौर पर। उन पर क्या सोचते हैं लोग, उनके कैंडिडेट को पटना में लोग जानते भी हैं या नहीं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान, तो ये बताइए कि मुसलमानों में किसका माहौल है? विकास का माहौल है। विकास कौन? नीतीश कुमार, भाजपा, एनडीए। इरफान खान बीजेपी को वोट देते हैं? देते हैं। मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं देता तो पूर्ण बहुमत का सरकार कभी नहीं बनता। बीजेपी कुछ की है मुसलमानों के लिए? अल्पसंख्यक के लिए बहुत सी ऐसा योजना जो पहले नहीं था, 14 के बाद बना। जी क्या माहौल है? बीजेपी निकलेगी। यादव जी वो तो तेजस्वी कह रहे। यादव जी है तो इससे क्या, तेजस्वी जी ऐसा काम नहीं किए कि तेजस्वी जी निकलेंगे यहाँ से। तो कह रहे हैं मौका ही कहाँ मिला 20 साल से? मौका उनको क्या दिया जाएगा, उनके पूर्वजे बहुत अच्छा मौका दिए ना बिहार को। अच्छा बताइए, यादव लोग क्या बीजेपी को भी वोट करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? कितना परसेंटेज आपको लगता है? बहुत अच्छा परसेंट है, सिटी में जाके देखिए। ये लालू यादव तेजस्वी यादव क्यों नहीं? हमको नहीं पसंद पड़ते, उनका काम ही अच्छा नहीं लगा। योगी बाबा आते हैं? योगी बाबा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए? एकदम चलना चाहिए, 100%। ये जो अभी हुआ बाहुबली वाला, अनंत सिंह वाला, ये गलत। कुमार जी क्या करते हैं? हम तो बिजनेसमैन है। काम धंधा कैसे चल रहा पहले के मुकाबले अब? वर्तमान में जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। इसी सरकार को हम फिर से दोबारा लाना चाह रहे हैं। काम अभी तो आपके सामने है, मेट्रो दिख रहा है, जंगल राज में चरमराई हुई थी, अभी आप जो देख रहे थे वो बिजली की व्यवस्था पहले की अपेक्षा कैसी है? बिजली बेहतर हुई है पहले? बहुत अच्छी हुई है। 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा तो बिजली कंटिन्यू रहती ही है। अच्छा, अब गाँव में भी बहुत अच्छा है। हम गाँव से ही बिलोंग करते हैं। क्या नाम है? मनोज रविदास। मनोज, किसका माहौल है चुनाव में इस बार? देखिए मोदी सरकार का। मोदी सरकार का? हाँ जी। मोदी जी कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। हाँ, रहने सहने के मकान उकान सब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ से नहीं हूँ, सिवान से। अच्छा, अरे तो सिवान का तो इतना खबर चल रहा है, वहाँ किसका माहौल सिवान में? आरजेडी का चल रहा है। वो शाहबुद्दीन का बेटा उसामा का जीत जाएगा? देखिए अब योगी जी तो कहने हैं मामला ठीक नहीं। ठीक है, तो अभी उनका ही चर्चा चल रहा है। क्या नाम आपका? धनंजय कुमार पाठक सर। पाठक जी क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो हमारे एरिया से तो कांटे की टक्कर है सर। पूरा बिहार में? बिहार में तो इस बार भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनने की उम्मीद है। ऐसा? बिल्कुल सर। ये बहुत बड़े बड़े लोग मैदान में, प्रशांत किशोर भी हैं, तेजस्वी भी हैं तो सर, लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के निकल सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद खुर्शीद है। तो खुर्शीद साहब क्या लग रहा है इस बार यहाँ? अरे किसका हवा है? हवा दूगो में तो टक्कर है। हाँ, वो कमल है, वो लंटेन। जोरदार कौन है टक्कर में? टक्कर में तो वही है कमल। बीजेपी अच्छा कर रहा है? हाँ, मुसलमान दे रहा बीजेपी को वोट? अभी तो सबके दिल का हाल हम नहीं कह सकते हैं। अपने हाले दिल बता दीजिए। हम तो हाले दिल, हम क्या, किसके दिल में क्या है वो तो वक्त बताएगा। दिल का तो बता सकते हैं। हम लोग तो उसी को देंगे जो वोट बर्बाद होने से फायदा है कि चले, जिनने एक भेड़िया गिर रहा है, सब भेड़ियों में गिरे। किसमें? बीजेपी में? हाँ। तो खुर्शीद साहब बीजेपी को वोट देते हैं? हाँ, तो क्या किया जाए। हाँ। तेजस्वी? तेजस्वी तो है, ये अब उनका देखिए हर का एक वक्त आता है। अभी वक्त नहीं उनका? अभी वक्त इसी का है, लालू जी थे तो वक्त। चुनाव में इस बार क्या लग रहा है आपको? हवा तो दोनों तरफ से ताबड़तोड़ है, बीजेपी और लंटेन का। यहाँ यही दोनों में है, आगे पीछे। बीजेपी निकाल लेगी कि नहीं निकाल पाएगी? इसका तो अनुभव मोदी जी बढ़िया से निकाल सकते हैं। मोदी जी को मुसलमान वोट देते हैं?
मोदी जी को देते हैं कि ना देते हैं तो आखिर सरकार में है कैसे? जहाँ जो जीतेगा उसी को ना आदमी देगा, जहाँ जो जल पानी का इंतजाम करेगा उसी को ना देगा। मोदी जी काम किए मुसलमानों के लिए? बहुत काम ऐसा किए ना कि सारे हिंदुओं को मुसलमानों को बेरोजगार को पूरा रोजगार दे। देखिए बिहार में तो प्रचार भी हो रहा है, जन स्वराज पार्टी की कैंडिडेट है, कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार हो रहा है, प्रचार का आज आखिरी दिन है और कैंडिडेट भी वहां खड़ी। अरे जन स्वराज का है कुछ यहाँ? हाँ बहुत है। मिलेगा एक आध वोट? ज्यादा मिलेगा, कह रहे हैं ज्यादा वोट मिलेगा। आप जन स्वराज की कैंडिडेट? जी। क्या नाम है आप? वंदना कुमारी। वंदना जी ये बताइए, यहाँ कुछ माहौल है जन स्वराज का? पूरी आंधी है जन स्वराज की। वो यहाँ तो एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है। विकल्प के अभाव को एनडीए का घर नहीं कहा जा सकता है। जनता विकल्प के अभाव में इनको चुनती आ रही है। आज एक बहुत मजबूत राजनीतिक दल जन स्वराज। यहाँ वोट मिलेगा आपको लगता है? मैंने कहा तो बिहार में जन स्वराज की आंधी है। यहाँ लोग जान रहे हैं कैंडिडेट को? किसको? कैंडिडेट को। कैंडिडेट को हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। चलिए शुभकामनाएं। तो जन स्वराज की कैंडिडेट है, उम्मीद इनको भी है कि ये कह रही है जीत रहे हैं, लेकिन लोग खड़े हैं। कौन है ये? वो उधर से सारे ला रही है, कहिए हाँ। कौन है ये? क्या नाम इनका? नाम नहीं जानते। नाम कौन पार्टी से? ये तो ये कमल का नहीं पता। कमल? कमल नहीं है ये, दूसरी पार्टी। ये कैंडिडेट कौन है जानते हैं? नहीं जानते। कौन कैंडिडेट है? नहीं जानते हैं। ये कैंडिडेट कौन पार्टी की है? ये कैंडिडेट जन स्वराज के हैं। क्या नाम इनका? नाम नहीं जानते। तो आप देख रहे थे कि जन स्वराज के बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको यूपी लिए चलता हूं। भ्रष्ट अफसर पर योगी का हंटर चला है यूपी में। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी का जीरो टॉलरेंस एक बार फिर सामने आया। आज एक और भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उस अधिकारी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। भ्रष्ट अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई। सस्पेंशन के साथ ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी साहब बताएंगे कि कैसे 100 करोड़ रुपए की उन्होंने कमाई की है। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर देखिए। डीएसपी को कैसे उठा लिया गया और डीएसपी की नौकरी करते हुए थोड़ा बहुत नहीं 100 करोड़ रुपया कमाया है। देखिए जरा यूपी पुलिस के डीएसपी के कारनामे ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आपको बताऊं, जांच में यह पता चला है कि डीएसपी ने सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्ति बनाई है। डीएसपी का नाम है ऋषिकांत शुक्ला और वो अभी मैनपुरी में तैनात है। फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में डीएसपी को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी जांच में उनकी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि 200 से 300 करोड़ तक अवैध संपत्ति होने की आशंका है। जांच में दिल्ली, नोएडा समेत कई शहरों में डीएसपी की अवैध संपत्ति मिली है। आरोप यह है कि बेटे ने 33 कंपनियां बनाकर काला धन सफेद कर लिया है। ऋषिकांत शुक्ला की 11 सालों तक कानपुर में तैनाती रही और यहीं पर वो एसआई से प्रमोशन लेकर इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी बनाए गए। इसी दौरान ऋषिकांत ने गिरोह बनाकर कानपुर में उगाही शुरू कर दी। फर्जी मुकदमे और जमीन कब्जा करके अवैध संपत्ति बनाई और इसके बाद डीएसपी पर विजिलेंस जांच शुरू हुई थी। आरोप है कि ऋषिकांत ने कानपुर तैनाती के दौरान अवैध पैसा लिया। इस पैसे से उन्होंने परिवार, रिश्तेदारों के नाम संपत्तियां खड़ी कर दी। शिकायतकर्ता और पुलिस ने इस पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए जरा। एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। उसमें 92 करोड़ की इनके पेन से जुड़ी संपत्तियां सामने आई है। 8 करोड़ की और है। पूरा ब्यौरा है इनका। ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी बेहद सख्त हैं। आपको बताऊं, डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पहले भी कई अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। योगी राज में अब तक 11 आईएएस अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। 11 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इन्वेस्ट यूपी के कार्यपालक अधिकारी सस्पेंड किए गए थे। सौर ऊर्जा के कल पुर्जे बनाने के संयंत्र लगाने की रिश्वत
के लिए रिश्वत मांगी थी। सरकारी अनाज के घपले के आरोप में गोंडा डीएम नप गए थे और सरकारी गेहूं खरीद में धांधली पर फतेहपुर डीएम सस्पेंड हुए थे। कुछ अधिकारियों को बाद में बहाल कर दिया गया था। इस तरह लगातार योगी राज में अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगले चंक की तरफ बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और एसआईआर पर बात करते हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी वोटर रिवीजन होने जा रहा है एसआईआर पर, लेकिन बंगाल में फिलहाल बवाल शुरू हो गया है। देखिए बंगाल में क्या हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी ने वोटर रिवीजन को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और अब बिहार चुनाव के बीच बंगाल में भी ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में आज ममता ने मार्च किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध किया है। साथ ही साथ एक और तस्वीर देखिए कि इस बीच बंगाल में घर घर सर्वे का काम शुरू हो गया। बीएलओ की टीम हर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रही है। एसआईआर पर देखिए घमासान क्यों है। 12 राज्यों में एसआईआर होना है। बिहार में बवाल के बाद एसआईआर पर बवाल है। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में मार्च किया। वोटर लिस्ट रिवीजन पर केंद्र पर हमला बोला। कहा अगर मौजूदा वोटर लिस्ट झूठी है तो फिर केंद्र सरकार भी झूठी है। हम लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि पहले के जमाने में घरों में डिलीवरी होती थी, जन्म प्रमाण पत्र कोई जानता तक नहीं था। ममता बनर्जी ने वोटर रिवीजन पर चेतावनी दी। एक भी नाम कटा तो बीजेपी सरकार गिरा देंगे, ममता कह रही है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता पर उन्होंने टारगेट किया। कहा ममता बनर्जी मुसलमानों को सुरक्षित करना चाहती हैं, वो बांग्लादेशी मुस्लिमों को बचा रही हैं। अब देखिए जरा 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। कौन से वो राज्य हैं जिसमें वोटर रिवीजन होना है, यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश शामिल है इसमें। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। इसमें 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है। केरल, पुडुचेरी में 2026 में चुनाव है। इस पर सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ममता की रैली में एक खास समुदाय के लोग मौजूद थे। ममता बनर्जी मुस्लिमों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, बांग्लादेशी मुस्लिमों को बचाना चाहती हैं। उतरने दीजिए ना, ये तो एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जिनकी नस्लें हिंदुस्तान के अंदर हैं, 10-10 नस्लें हिंदुस्तान में, आप उनको घुसपैठिया बतानी शुरू कर दिया आपने। अभी तक एसआईआर आपने यूपी में शुरू करा दिया, बीएलओ के पास अभी तक फॉर्म नहीं पहुंचे, तो दिल्ली तक धरना प्रदर्शन निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर होगा ये। तो आज एक अफसोसनाक खबर आई, बिलासपुर में दर्दनाक रेल हादसा हो गया। तस्वीरें आपको दिखाऊं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। यहां एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जिसमें 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अगली तस्वीर देखिए, इस टक्कर के बाद रेल के डिब्बे में कई लोग फंस गए थे। बाद में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और गैस कटर से डिब्बे को काटकर घायलों को बाहर निकाला गया। एक और तस्वीर देखिए, इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। देखिए जरा यह हादसा हुआ कैसे। बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन गेवरा से दरअसल बिलासपुर जा रही थी, वहीं मालगाड़ी दूसरी तरफ से आ रही थी। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन के पास लाल खदान जगह है, वहां पर दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई। इससे दोनों ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हुई। पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो मालगाड़ी पर चढ़ गई। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। अंदेशा है कि तकनीकी खराबी की वजह से टक्कर हुई, तभी दोनों ट्रेन एक साथ एक ही ट्रैक पर आ गई। फिलहाल रेलवे की ओर से इसकी जांच की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू और मेडिकल टीम भी मौजूद है। डिब्बों को गैस कटर से काटकर लोगों को निकाला गया और घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। इस हादसे पर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख और बाकी घायलों को 2 लाख मिलेंगे। बाकी रेल यात्रियों को भी पूरी मदद दी जा रही है। इस मामले में बिलासपुर के आईजी संजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी लगातार जो भी
घायल थे उनको सबको रवाना किया जा चुका है हॉस्पिटल में। यात्री सब यहाँ से रेलवे के अधिकारी आ गए हैं, रेलवे की दूसरी ट्रेन आ गई है, रेलवे की एम्बुलेंस आ गई है, जो वो भी आ गई है। वो रेलवे के सभी अधिकारी यहाँ है, वो उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। तो रेलवे के अधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। बहरहाल बिहार की राजधानी पटना से फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार बिहार चुनाव पर जारी है। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।